हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 16, जिसमें कि हम लोग गॉस लॉ का एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो वो क्या एप्लीकेशन है? तो पिछले लेक्चर में बच्चों हमने देखा था कि गॉस लॉ पर बेस्ड जो है 3 टाइप ऑफ एप्लीकेशंस होते हैं, यानी कि 3 तरह से सवाल बनते हैं। उसमें से 2 टाइप हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा। आज से बारी है तीसरे टाइप के पढ़ने के लिए। तो पहले देखते हैं कि भाई क्या है, पहले दिमाग में पिक्चर बनाते हैं कि एक्चुअली कौन सा एप्लीकेशन और हम करेंगे क्या। एक बार सीख गए वो, उसके बाद कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखो 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन यूज ऑफ क्या है, गॉस लॉ। क्या क्या है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला देखो, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस। यानी कि सबसे पहला था सिंपल सा, क्या है, बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन फ्लक्स निकालना था कि कोई चार्ज अगर है कोई क्यूब के अंदर, मतलब एक सिमेट्रिकल कोई सरफेस मान करके चार्ज को बस चारों तरफ से बंद कर दो, जैसे ही अनक्लोज्ड हो गया सीधे फ्लक्स निकालो। ये हमने पढ़ा था, तो ये सिंपल तरीका, ठीक है। अच्छा, दूसरा और तीसरा जो टाइप आप देख रहे हो ये क्या है, देखते हैं जरा। फ्लक्स 2 चीज़ से रास्ते से आता है। एक है बाय कॉन्सेप्ट, पिछले लेक्चर में बहुत तेज आप लोग को बना चुके हैं। बन गए होंगे तेज? जरा कमेंट करके बताइएगा सर हम तेज बन गए हैं। नहीं तो आप लिखिए सर हम तेज बनने वाले हैं, ठीक है। ये तो बच्चों क्या है, फ्लक्स का 2 चीज़ सिखाए थे। एक था ई डॉट डी एस डी एस डी एस डी एस डी एस, ये आता है बाय कॉन्सेप्ट से। और एक था फ्लक्स क्या, सीधे गॉस लॉ जो डायरेक्ट उन्होंने फॉर्मूला दिया, ठीक है। तो क्यू एनक्लोज्ड बटे एप्सिलॉन नॉट। ये भी फ्लक्स, ये भी फ्लक्स। एक में इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक में एनक्लोज्ड चार्ज है ना। तो 2 टाइप ऑफ सवाल हो गया। कभी इलेक्ट्रिक फील्ड दे देता है तो चार्ज एनक्लोज्ड पूछ लेगा, तो और क्या कर सकता है, चार्ज दे दिया पूछता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। यानी कि बोथ आर फ्लक्स फ्लक्स फ्लक्स। यह है इक्वेशन 1, यह है इक्वेशन 2, दोनों को मिला के काम करते हैं, ठीक है। लिखता हूं, देखो जरा। एक होता है क्या, फ्लक्स टोटल क्लोज्ड सरफेस पर इंटीग्रेट कर दो, तो दिस इज ई डॉट डी एस डी एस डी एस, और यही हो जाता है क्या, क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें देखो क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दिया हुआ है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताओ, तो 2 रास्ते इसके खुलेंगे क्या। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, हमको बताना है एनक्लोज्ड चार्ज कितना होगा। तो ये था कौन सा टाइप, सेकंड टाइप, जिसको कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ही सॉल्व किया। यानी देखोगे ये दोनों जो है लेक्चर नंबर 15 के अंदर बच्चों क्या है, सॉल्व। आज बारी क्या होगा सोचो जरा, पलट करके देखो, पलट दो इसको धड़ाक से। ओहो, थोड़ा बढ़िया से टिक लग जाएंगे क्या, ठीक है। अब तीसरा क्या होगा, ई दिया हुआ था, ये पूछा। आज बारी है क्या, क्यू एनक्लोज्ड दे देगा, बोलेगा बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ठीक है। तो इसको आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यानी आज के पूरे लेक्चर बच्चों, चार्ज देगा इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, चार्ज देगा इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, ठीक है, यही निकालना है हमें। तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हो जाएगा मेरा लेक्चर नंबर क्या है आज का, यानी कि 16। अच्छे से लिख लीजिए। तो देखो ये भी फ्लक्स, ये भी फ्लक्स। हमसे बोलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो इसका मतलब है क्या कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड पता नहीं, हमें निकालना है, तो हमें बाय कॉन्सेप्ट वाला लिखना पड़ेगा। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ई डी एस डी एस। छोटा सा सरफेस से छोटा सा फ्लक्स निकालो और पूरे क्लोज्ड सरफेस में इंटीग्रेट करो, तो टोटल फ्लक्स इस रास्ते से, ठीक। एनक्लोज्ड चार्ज दिया हुआ है, इसका मतलब ये भी यूज करना पड़ेगा। और टॉपिक ही हमारा है यूजिंग गॉस लॉ, यूजिंग गॉस लॉ। तो गॉस लॉ है कौन, ये। तो यूजिंग गॉस लॉ जैसे करेंगे तो लिखेंगे डायरेक्ट फ्लक्स इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक। चलिए, उम्मीद है कि दिमाग के अंदर अच्छे से पिक्चर बन गया होगा। अब चालू करते हैं बच्चों, ठीक। सबसे पहला देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज यूजिंग गॉस लॉ, ठीक। यूजिंग गॉस लॉ जैसे ही बोला तो दिमाग में चल जाना चाहिए, अच्छा एक फ्लक्स तो क्यू एनक्लोज्ड बटे एप्सिलॉन, इसका यूज करना है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज हम ले लिए यहाँ पर, तो लेट यहाँ से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। देखोगे एक पॉइंट चार्ज के वजह से r डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका आंसर हमें पहले से पता है, क्या, KQ/r²। तो बोलो सर जब पता ही है तो निकाल क्या रहे हैं। बच्चों ये जो पता है ना वो हमें कूलम्स लॉ से पता है, KQ/r²। गौर करो क्या कैसे करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो भाई टेस्ट चार्ज कट गया तो बचा क्या, KQ/r²। वो आया कहाँ से, कूलम्स लॉ से आया। आज उस रास्ते से नहीं निकालना है, गॉस लॉ से निकालना है, यानी फ्लक्स के कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो पता है आंसर, लेकिन आप निकालो गॉस लॉ का यूज करके, उस रास्ते से नहीं। तो क्या कहते हैं कि भाई जिस जगह पर हमसे बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो,
जिस जगह पर बोला जाता है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, उसी जगह से हम क्या करते हैं, एक ऐसा सरफेस इमेजिन करते हैं। इमेजिनरी सरफेस होता नहीं, हमको सोचना है कि कैसा होता है होता नहीं है प्रैक्टिकली, बस सोचो एक ऐसा सरफेस मानो जो सिमेट्रिकल हो, चार्ज के चारों तरफ। सिमेट्रिकल का मतलब कि चार्ज से जितना डिस्टेंस पर हम ले रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड हो वो कांस्टेंट हो उस पूरे सरफेस पर। सोचो कैसा सरफेस होगा वो। तो हमको पता है कि पॉइंट चार्ज अगर ले ले, आर डिस्टेंस पे, चाहे इधर जाओ चाहे इधर जाओ, देखो हर तरफ फील्ड लाइंस निकल रहा है बच्चों, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, चारों तरफ देखो 3D में। तो क्या मान सकते हैं, मान लेते हैं एक क्या है, हॉलो स्फीयर टाइप है ना, स्फेरिकल। तो जो सरफेस मानते हैं उसको गॉसियन सरफेस बोलते हैं। गॉस सर ने दिया है तो उनके नाम पर रहेगा। अनिल सोचो जरा सा, मैं देता तो अनिलियन सरफेस बोलते हैं, आप अपना नाम में IN लगा लो जैसे IIT होता है तो IITN ठीक, तो वही। तो क्या करें, यहाँ से एक स्फेरिकल सरफेस मान लेते हैं, मान लिए। तो ये मेरे लिए हो गया क्या, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। ठीक है, चलो अब बस, अब तो बहुत आसान है। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। हमें पता है कि लेट मान लो कोई छोटा सरफेस ले लेते हैं जिसका कि मैग्नीट्यूड है ds। तो एरिया है ds मैग्नीट्यूड का, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, अवे डायरेक्टेड है ना, किधर होगा, अवे डायरेक्टेड, स्फीयर है तो। और इस चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, ये भी अवे डायरेक्टेड होगा। पॉजिटिव चार्ज के कारण हमें पता है कि अवे डायरेक्टेड होता है। गौर करना, देखो इस चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मान लो E, तो इधर भी r डिस्टेंस पर क्या होगा, E, यहाँ भी क्या होगा E, यहाँ भी क्या होगा E। यानी एक ऐसा सरफेस हमने माना है सच दैट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका मैग्नीट्यूड कैसा है बच्चों, ये कांस्टेंट है। कैसा है, कांस्टेंट है ना। चलिए अब हम देखते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया वेक्टर है दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। बोलो सर आप कर क्या रहे हो, हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि बाय कॉन्सेप्ट वाला यूज़ करना है, फ्लक्स निकालना है यूजिंग गॉस लॉ। तो Q एनक्लोज्ड बटे एप्सिलॉन नॉट वो भी फ्लक्स है, दोनों को लिखेंगे, बोथ आर फ्लक्स। तो इक्वेशन 1 2 को दोनों को इक्वेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा ठीक, यही काम करने जा रहा है। चलो तो लिखते हैं, पहले छोटा फ्लक्स लिखो भैया d फाई, छोटा सा। वो कैसे लिखते हैं, E डॉट छोटा सा एरिया से कितना निकल रहा है, तो कैसे खुलेगा ये देखो, E ds कॉस ऑफ कितना है, 0 डिग्री, कॉस 0 1, यानी कि E इंटू ds ये हो गया छोटा अमाउंट ऑफ फ्लक्स। टोटल फ्लक्स निकालने के लिए इंटीग्रेट कर दो ds ऐसे पूरा, तो होल सरफेस, वो भी क्लोज्ड सरफेस है, तो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन। तो इधर भी क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन, ये d फाई बन जाएगा टोटल फ्लक्स, और इधर आ गया देखो इंटीग्रेशन क्या होने वाला है बच्चों, E इंटू ds। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मैग्नीट्यूड उसका क्या है, कॉन्स्टेंट। इंटीग्रेशन, ये जो गोल लगा हुआ क्या है, बस कंफ्यूजन नहीं होना कि भैया गोल क्या, कुछ नहीं, बस वो बताता है कि क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ही। तो हम इंटीग्रेशन डायरेक्ट सोचेंगे, ई कांस्टेंट है, क्या आ जाएगा बाहर, तो इंटीग्रेशन होगा किसका, सिर्फ ds का। यानी कि जो अगला लाइन हम लिखे तो कैसे लिखेंगे, ई गया बाहर, क्योंकि हमको निकालना है, हमें नहीं पता है कि क्या है, लेकिन जो भी है कांस्टेंट, इंटीग्रेशन होगा ds टोटल फ्लक्स। देखो बच्चों क्या हो जाएगा, E इंटू ds टोटल हो गया S, क्लोज्ड सरफेस स्फेरिकल का सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। ठीक, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, टोटल फ्लक्स आ गया। अब एक हैबिट बोलूँगा धीरे धीरे डेवलप कर लेने के लिए, हमें पता रहेगा कि जब भी हम स्फेरिकल वाला लेंगे ना, जब भी स्फेरिकल वाला, पता है एरिया वेक्टर बाहर ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर ही होगा, रेडियल या आउटवर्ड, दोनों के बीच में एंगल थीटा इक्वल टू 0 डिग्री ही होगा। तो भाई ये फिक्स्ड, ये भी फिक्स्ड। अब टोटल इंटीग्रेट करेंगे बच्चों, समझना, जो भी हम गॉसियन सरफेस मानेंगे तो उसका कुछ तो रेडियस होगा, वो रेडियस को हम हमेशा एक वेरिएबल रेडियस मानेंगे, स्मॉल r, लेट इट बी, वो ठीक है, हो कुछ हो सकता है, लेकिन वेरिएबल मानेंगे स्मॉल r। तो ये लाइन फिक्स, ये भी फिक्स, ये भी फिक्स, तो भाई ये भी फिक्स, E बाहर आ जाएगा, ds क्या हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर। यानी कि बाई कॉन्सेप्ट से जब हम निकाल रहे होंगे, देखो तेज भी बनना है ना, बाई कॉन्सेप्ट से जब निकाल रहे होंगे तो एक लाइन, 2 लाइन, डॉट डॉट नहीं लगाना है,
एक लाइन 2 3 4 5 6 6 लाइन में जाके ये आएगा। लेकिन हमें पहले से जब पता है कि भाई गॉसियन सरफेस का रेडियस r है तो उसका इंटीग्रेशन होगा 4πr²। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें अभी पता नहीं है लेकिन कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। यानी आगे चल करके क्या हम जब कंपटीशन में ज़रूरत पड़े या न्यूमेरिकल में यूज़ करें डायरेक्ट यही लिख सकते हैं e × 4πr²। इसका करने की ज़रूरत नहीं है, आदत डाल लो e × 4πr²। अच्छा दूसरा क्या है भाई, दूसरा इक्वेशन होगा यूजिंग क्या है गॉस लॉ। तो बाय यूजिंग गॉस लॉ, तो बाय यूजिंग गॉस लॉ हम जानते हैं कि जो टोटल फ्लक्स होता है वो होता है कितना, एनक्लोज्ड चार्ज है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। भाई एनक्लोज्ड चार्ज है मेरे पास कितना q, यानी कि फाई इक्वल टू है q कितना, सॉरी फाई इक्वल टू q नहीं बच्चों, q एनक्लोज्ड q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दिस इज ऑल्सो फ्लक्स, दिस इज ऑल्सो फ्लक्स, दोनों को हम इक्वेट कर देंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 हो क्या जाएगा बच्चों, देखो e × 4πr² इक्वल टू q बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक ठाक है। तो e इक्वल टू जो हमें चाहिए था ये 4πr² नीचे, तो q बटे 4πr² एप्सिलॉन नॉट। जरा इसको सेटिंग करके लिखे तो देखो मेरे लिए ये ज़बरदस्त आंसर आएगा क्या, 4π एप्सिलॉन नॉट। तो यानी कि 1/4π एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाई क्या है r², जिसको कि शॉर्ट में लिखते क्या है हम भाई 1/4π एप्सिलॉन नॉट को 1/4π एप्सिलॉन नॉट को k और q डिवाइडेड बाई क्या हो गया r²। ये मेरे पास क्या आ गया रिजल्ट। कैसे आया है, बाय यूजिंग गॉस लॉ। तो ये देखो जरा सा बाय कॉन्सेप्ट जब हम लिखे तो 6 लाइन इधर लिखे तो चलो 2 लाइन आ रहा है, ऐसे करके आंसर आया। डायरेक्ट अगर लिखना होता, डायरेक्ट थोड़ा सा फास्ट, तो डायरेक्ट बच्चों देखो फास्ट आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। ये है फाई, ये है फाई, फाई 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 फाई, तेज बनने के लिए फाई फाई। कोई पूछे भाई गॉस लॉ लेकर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, बोलिएगा फाई फाई। ये क्या है बाय कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट से आएगा। यूजिंग गॉस लॉ, तो भैया ये गॉस लॉ से आएगा, थोड़ा तेज बनते हैं। जैसे कॉन्सेप्ट से निकालते तो हमें समझ में आ गया कि स्फीयर का है तो भैया 4πr² ही होगा, इंटीग्रेशन इसी का होगा। ये तो है कांस्टेंट बाहर है। ये क्या हो जाता है, कितना चार्ज अंदर बंद है वो बता दो, लिख लिए। हैंस इक्वल टू आंसर आ गया kq/r²। ठीक ठाक है। तो 2 लाइन में ये है तेज बनने के रास्ते। डायरेक्ट लिखेंगे 5 खटाक खटाक आंसर। चलो बोलो सर बहुत समय ले लिए, लेकिन नहीं बच्चों हमको तेज बनाना था, ठीक है। अब ग्राफ बोलेगा E वर्सेस R बनाने के लिए, तो कैसे बनाएंगे इस चीज़ के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए। तो पॉइंट चार्ज के लिए हमारे पास देखो E इक्वल टू kq/r² है। भाई k कांस्टेंट q कांस्टेंट, यहाँ से E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है r²। और हम जानते हैं कि अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल r² का है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ही लेक्चर में हमने पूरा ग्राफ बताया था सब चीज़ के लिए। क्या हो जाता है इन्वर्स रिलेशन, ऐसे एक बढ़ेगा तो एक कम होगा, एक कम होगा तो एक बढ़ेगा। r इक्वल टू 0, E इक्वल टू इन्फानाइट। r इक्वल टू 0, E इक्वल टू इन्फानाइट का मतलब क्या, अनडिफाइंड है वहाँ पर, बहुत हाई। जैसे r इक्वल टू चलते चलते इन्फिनिटी हो गया तो रख दो इन्फिनिटी, 1/∞ स्वाहा। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड स्वाहा हो जाएगा, 0 को टेंड करेगा, ठीक है। तो ये हो गया बहुत आसान। चलिए अब आते हैं जरा, ये कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा से समझिएगा, बड़ी कन्फ्यूज़न होता है लेकिन अच्छे समझिएगा। जो आज बोल रहे हैं उसको हम कल भी बोलेंगे अगले लेक्चर में भी, ठीक। देखिए कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर्स, यानी कि एक कंडक्टर होगा, एक होगा नॉन कंडक्टर, ठीक है। स्फीयर हमारे पास, तो भाई स्फीयर किस किस टाइप का हो सकता है, एक हॉलो स्फीयर है, दूसरा सॉलिड स्फीयर। हॉलो स्फीयर का एग्जाम्पल बच्चों हम क्या ले सकते हैं, इसका सोचो हॉलो है, अंदर खाली है, यानी कि फुटबॉल मान लो, तो भैया ये फुटबॉल हॉलो स्फीयर हो गया। क्या हो गया, फुटबॉल हॉलो स्फीयर। और सॉलिड स्फीयर है, यानी कि सॉलिड आयरन बॉल मान लेते हैं, लोहा का एक पूरा सा सॉलिड गेंद, तो बोलते हैं क्या, इसको समझने के लिए बोलते हैं क्या, सॉलिड आयरन बॉल मान लो, ठीक है। ये हो गया, तो एक फुटबॉल है कि अंदर कुछ नहीं है। अब इसी हॉलो और सॉलिड स्फीयर में बच्चों देखो आता है कंडक्टिंग स्फीयर है और एक है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तब क्या होगा, आते हैं कंडक्टिंग स्फीयर में, फिर हॉलो और फिर है सॉलिड, ठीक। देखो कंडक्टिंग जैसी बोलता है का मतलब हमारे लिए क्या है भाई, कंडक्टर है। क्या है हमारे लिए, कंडक्टर। अब देखो हॉलो कंडक्टर और सॉलिड कंडक्टर, हम लोग करने वाले क्या हैं, चाहे हॉलो कंडक्टर हो फुटबॉल या फिर सॉलिड हो पूरा आयरन भरा हुआ, हम क्या करते हैं इसको चार्ज देते हैं। चार्ज का मतलब एक्सेस चार्ज,
जैसे कि कोई भी एटम है तो न्यूट्रल होता है, जितना पॉजिटिव जितना नेगेटिव भैया न्यूट्रल है, चार्ज तो है। लेकिन अब अगर कोई एक्स्ट्रा अगर दिए कुछ चार्ज ना तो उस पर एक्सेस चार्ज के रूप में वो आता है। जैसे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकला तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक, करते क्या है, इसको भी चार्ज देते हैं और इसको भी चार्ज देते हैं। होगा क्या, होगा क्या, देखो जरा, बड़ा रोमांचक चीज़ होता है यहाँ पर। इसको भी हम लोग चार्ज देते हैं, मान लो कि प्लस क्यू, और इसको भी हम लोग चार्ज देते हैं, मान लो कि प्लस क्यू। होता क्या है बच्चों, अभी एक रिजल्ट के रूप में मैं बता रहा हूँ कि जब भी कंडक्टर अगर होगा, कंडक्टर, उसको जब भी आप चार्ज दोगे ना तो कंडक्टर के अंदर कभी भी चार्ज नहीं होता है, सारे चार्ज उठ करके चला जाता है कहाँ पर, आउटर सरफेस पे। कहाँ चला जाता है, आउटर सरफेस पर। अब जैसे अभी मैं ये बता रहा हूँ, तुरंत मन में चल रहा होगा सर क्यों, क्योंकि मैं अक्सर बोलता हूँ कि आप पूछो क्यों, इसका रीज़न मैं आगे बताऊँगा। ठीक है, अभी पहले रिजल्ट समझिएगा। जैसे ये हॉलो है, हमने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया, तो जैसे आप इसको चार्ज दिए तो भैया हॉलो है तो अंदर तो कुछ है ही नहीं। जब अंदर कुछ है ही नहीं तो इसमें तो कोई टेंशन है ही नहीं, चार्ज अंदर रहेगा ही नहीं। तो ये चार्ज चला कहाँ जाएगा, ये चार्ज चला जाएगा कहाँ पता है, बाहर। द टोटल सरफेस, मतलब टोटल जो चार्ज है गोज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, अंदर खाली था, लेकिन ये तो अंदर भरा हुआ है, सॉलिड आयरन बॉल है। इसको चार्ज देंगे तब क्या होगा, इसमें भी जो है, देखो बताता हूँ, इसमें भी जो है बच्चों, इसमें भी चार्ज कहाँ चला जाएगा पता है, आउटर सरफेस पर चला जाएगा। बोलोगे सर क्यों ऐसा होता है भाई, मतलब टोटल जो चार्ज है ना गोज ऑन द आउटर सरफेस। क्यों जा रहा है पता है, क्योंकि कंडक्टर है। तो एक चीज़ बता देता हूँ, अभी आप रिजल्ट याद कर लो। इसका जो रीज़न है ना वो गॉस लॉ से ही हम लोग प्रूफ करते हैं, लेकिन ये मैं अगले लेक्चर का जस्ट स्टार्टिंग में बताऊंगा, क्योंकि एक बार ना तरीका समझ में आ जाए बच्चों कि भाई गॉस लॉ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते कैसे हैं, निकालते कैसे, सारा जब तेज बन जाओगे ना इस लेक्चर से, अगला लेक्चर में जैसे शुरू में बोलूँगा ना 1 से 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। ओ अच्छा अच्छा, इसीलिए चार्ज बाहर चला जाता है, अच्छा ठीक है अभी बहुत समय लगेगा क्योंकि उतना अच्छा से समझ में नहीं आएगा। तो देखो क्या, इन ए कंडक्टर, अभी रिजल्ट के रूप में लिख लो इसको, इन ए कंडक्टर चार्जेस ऑलवेज रिसाइड्स, चार्जेस क्या है, ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए कंडक्टर, ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। इन ए कंडक्टर चार्जेस ऑलवेज रिसाइड्स ऑन इट्स आउटर सरफेस, चले ऑन द आउटर सरफेस। ठीक है, बस इतना ही, ये एक रिजल्ट के रूप में लिख लीजिए, प्रूफ इन नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा। ठीक है, तो चाहे हॉलो हो चाहे सॉलिड हो भैया चार्जेस चला जाएगा बाहर, अंदर में रहता ही नहीं है, कंडक्टर है तो, चाहे सॉलिड भी हो बाहर, हॉलो भी हो बाहर। अच्छा, अब आता है नॉन कंडक्टिंग अगर है तो, नॉन कंडक्टिंग होगा तब क्या होगा, जैसे आप ऐसे उदाहरण समझो बच्चों, जैसे मान लो हम लोग को कोई सुई दे, ठीक है, तो सुई के अंदर जो मटेरियल ऐसे है ना, नस के अंदर ऐसे देता है मान लो यहाँ पर तो भाई सुई का जो मटेरियल है जो गया अंदर लिक्विड, वो किधर चला जाता है, क्या हाथ के ऊपर सरफेस पे बाहर चला आता है क्या, या फिर वो अंदर ही समा जाता है, किधर जाता है, शरीर के अंदर समा गया है ना ऐसे समझो। ठीक है, एक कपड़ा लेते हैं कोई भी और उसको क्या करो ना, कॉटन का कपड़ा ले लिए, पानी के अंदर पूरा डुबा दो, पूरा डुबा दिया अच्छा से, और फिर आप बाहर निकालो, उसमें क्या हुआ, तो देखोगे उसमें क्या हुआ कि पानी जो है क्या है, पूरा कपड़ा में भीग गया, मतलब कपड़ा पूरा भीग गया, मतलब अंदर भी क्या हो गया, पानी पूरा समा गया। तो सुई जब हम लोग अपना दिए तो अंदर चला गया, सरफेस पर नहीं आया। ठीक है, पानी उस कपड़ा में दिए तो पूरा अंदर समा गया सब। एक देखो होगे बच्चों, पत्ता कोई है ना, जब पानी पड़ता है उस पर देखो कोई पत्ता है ना, पत्ता का नाम नहीं याद आ रहा है कि कौन से पेड़ का कौन से पत्ता होता है, लेकिन वो पत्ता पर देखो क्या है कि उस पर अगर कोई पानी अगर दोगे ना तो पानी उस पर अंदर, मतलब वो भीगता नहीं है वो पत्ता, पानी जस्ट उस पर स्लाइड करता है, यानी क्या है, अंदर पत्ता पे गया नहीं, भीगा नहीं, पूरा सरफेस पर ही क्या है रहता है। ठीक है, पानी ऐसे कर दोगे बस स्लिप कर जाएगा। एक और उदाहरण बोलता हूँ, बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है। मरकरी जो थर्मोमीटर के अंदर होता है, किसी दिन तोड़ करके मेरे नाम मत लगा देना, ठीक, किसी दिन तोड़ करके हाथ पर उसको लेकर देखो बच्चों, वो पानी जो है ना, मतलब वो मरकरी जो है उससे हाथ भीगेगा नहीं, जस्ट ऊपर स्लाइड करता है। यानी क्या मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाई पानी से जैसे मान लो हाथ धोएं तो पूरा भीग जाता है ना, कपड़ा फिर पोंछना पड़ेगा हमें, लेकिन मरकरी अगर डाले हाथ पर तो भाई वो अंदर नहीं जाता, कहाँ रहता है, सरफेस पर ही चिपकता ही नहीं है। तो ये कुछ प्रैक्टिकली एग्जाम्पल आप समझ सकते हो मैं क्या कह रहा हूँ, अंदर चला गया, बाहर चला आता है, सरफेस पर ही रहता है। तो कंडक्टर में कुछ चार्ज देते हैं तो बाहर चला आया,
मर्क्यूरी टाइप का, ठीक है, अंदर नहीं समाया, बाहर बाहर बाहर, वो पत्ता वाला एग्जाम्पल। यहां देखना नॉन कंडक्टिंग क्या है। नॉन कंडक्टिंग में जैसा ही हमको चार्ज अगर देते हैं तो देखो हॉलो है, क्या है ये, हॉलो है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो भैया अंदर जब खाली है तो अंदर तो चार्ज रहेगा नहीं, तो इसमें चार्ज चला कहाँ आएगा, बाहर। हॉलो में तो दोगे तो आएगा कहाँ, सरफेस पर ही आएगा, ठीक ठाक है। तो चार्ज पूरा टोटल यहाँ आ गया। अच्छा सॉलिड है पूरा, ठीक है। अब इसमें अगर चार्ज देंगे तब क्या होगा, तो डिपेंड करता है कि कंडक्टर है कि नॉन कंडक्टर है। अगर नॉन कंडक्टर है ना तो आप पूरा चार्ज दिए तो पूरा अंदर वॉल्यूम में चार्ज जो है समा गया और वहीं पर वो रहेगा। यानी कैसा हो जाएगा यार, ये सब समझ में नहीं आता है सबसे बड़ा बात। तो पहले ना रिजल्ट के रूप में समझो, प्लस क्यू जब दिए तो ये पूरा जो है ना अंदर समाया हुआ रहेगा। दिस डू नॉट कम ऑन द आउटर सरफेस, यानी कि वही पानी भीगने वाला जो है तो अंदर रहेगा ये पूरा प्लस क्यू चार्ज। तो यही है। अब देखो यहां से सीखने के लिए बच्चों क्या मिलता है, यहां भी चार्ज आउटर सरफेस पर, यहां भी चार्ज आउटर सरफेस पर, सॉलिड होने के बावजूद भी आउटर चलाता है और यहां भी आउटर है। तो जब भी चार्ज बोलेंगे आउटर सरफेस पर है तो उसका क्या क्या नाम हो सकता है। तो जब भी कभी बोले ना हॉलो स्फीयर, हॉलो मतलब खाली है, ठीक है, तो बाहर ही आएगा। हॉलो कुछ भी बोल दे तो बाहर, ठीक। अब देखो हॉलो स्फीयर, ठीक है, बाहर है। हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग वर्ड आया मतलब बाहर हो गया, किधर हो गया, बाहर हो गया। रिजल्ट के रूप में याद रखो, हॉलो कंडक्टिंग बाहर। सॉलिड अगर कंडक्टिंग हो गया तो भैया सॉलिड मतलब जैसी लगता है कि अंदर भरा हुआ होगा, लेकिन कंडक्टिंग जैसी वर्ड बोले समझो कि चार्ज किधर चला गया, बाहर। यानी दिस ऑल्सो बिहेव्स लाइक ए क्या है, हॉलो, हॉलो जैसा ही बिहेव करता है, ठीक है। चलिए अब यहां देखिए, बस एक ही जगह है बच्चों जहां पर अंदर समाता है, और वो कहां पर है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में क्या होता है, अंदर समाता है, ठीक। हॉलो नॉन कंडक्टिंग, हॉलो हो तो भैया कहां चला गया, बाहर। अब इससे जो है ना गजब दिमाग में बैठा होगा। देखो कंक्लूजन, चाहे सवाल में बोले हॉलो स्फीयर या बोले हॉलो कंडक्टिंग, कंडक्टिंग बोले बाहर चला गया, ठीक है, या फिर बोले हॉलो खाली है नॉन कंडक्टिंग, फर्क क्या पड़ता है। आपने हॉलो बोला ना, हॉलो हॉलो हॉलो, तो हौले हौले से हवा लगती है किधर चला जाएगा, सब चार्ज बाहर की ओर, ठीक है। या सॉलिड है लेकिन कैसा है, कंडक्टिंग, कंडक्टिंग बोला खटाक से किधर चला गया, बाहर की ओर। तो ये 4 वर्ड्स बोलेगा बच्चों, तो डायग्राम हमारा यही होगा, ठीक है। अच्छा सॉलिड स्फीयर सिर्फ बोल दे, सिर्फ सॉलिड स्फीयर बोलेगा ना तो उसका मतलब होता है क्या, सिर्फ सॉलिड स्फीयर बोला इसका मतलब है नॉन कंडक्टिंग ही है। तो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग है तो चार्जेस कहाँ रहेगा, अंदर समाया हुआ रहेगा अगर दिया जाएगा इसको चार्ज तो इसके 2 नाम है, इसके 4 नाम है, लिख लीजिए बढ़िया से रिजल्ट कंक्लूजन के रूप में। चलिए अब देखते हैं, डरना मत, वही 4 नाम लिखा हुआ है। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू ए हॉलो स्फीयर। क्या फाइंड करना है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए हॉलो स्फीयर, खाली है, या हॉलो बोला खाली है, हॉलो बोला खाली है, एक बार बोलेगा सॉलिड लेकिन वर्ड लगा दिया कंडक्टिंग, खाली, यानी कि 4 नाम इसके हो सकते हैं भैया, खाली है खाली है। तो ऐसे में होता क्या है, कुछ भी हम चार्ज दिए कहाँ चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, सरफेस पर। तो लेट सरफेस पर चला गया, टोटल चार्ज कितना है, लेट इट बी प्लस क्यू। लेट ये जो है इसका रेडियस है कैपिटल आर। हमें करना क्या होता है, इस हॉलो स्फीयर के कारण 3 जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, ठीक है। कहाँ कहाँ, एक होगा बाहर कोई पॉइंट P है, तो जैसे ही कुछ भी डिस्टेंस पर बोलेगा लेट वेरिएबल डिस्टेंस स्मॉल आर है। अच्छा एक बोलता है सरफेस पर निकालो, तो लेट एक बार पॉइंट P यहाँ ले लेंगे तो दिस इज आर। तो सोचो जरा सा, जैसे ही बोलेगा सरफेस पर तो यानी लग रहा है ये जो वेरिएबल डिस्टेंस ले रहे हो वो किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर के ही बराबर हो गया, क्योंकि सरफेस पर ही है। एक बार बोलता है क्या, कहीं अंदर में कोई पॉइंट P पर, तब क्या होगा, तो लेट दिस इज बी स्मॉल आर। समझ में आ गया, 3 जगह, आउटर साइड, सरफेस और फिर एक बार अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस हॉलो स्फीयर के कारण। अब तो बहुत अच्छा से जानते हैं कि पॉइंट चार्ज बोलो, पॉइंट चार्ज भी हम लोग के लिए कैसा, स्फेरिकल ही तो था, बस छोटा था ऐसे, है ना। अभी क्या है मेरे पास, ये भी जो है स्फेरिकल, वो क्या है, स्फेरिकल शेप का ही है जिस पर चार्ज है हमारा, आउटर सरफेस पे बोल रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, जिस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेगा निकालने के लिए वहां पर हम क्या ड्रॉ करेंगे, एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस,
वो इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि भाई उस हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, सेम 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 कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का। ठीक है, एक एक करके निकालते हैं। देखो लिख लीजिए इसको पहले, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखो कहाँ निकालना है। एक हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, इस पर टोटल चार्ज दिया हो बच्चों कितना, प्लस क्यू। बस लिख दिया, ऐसे समझना कि हॉलो है तो हाँ यहाँ पर टोटल 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 है। निकालना है केस 1 में फॉर स्मॉल आर ग्रेटर देन आर, यानी कि जो सरफेस है यहाँ पर उससे ग्रेटर डिस्टेंस पर, दिस इज स्मॉल आर। तो ये हो गया मेरे लिए पॉइंट पे, यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखने से लग रहा है कि भाई चारों तरफ अगर चार्ज है, चारों तरफ यहाँ पर चार्ज है, तो फीलिंग थोड़ा सा बता रहा हूँ। देखने से लग रहा है बच्चों कि यहाँ से सेंटर से ये आर डिस्टेंस पर है यहाँ, तो भैया इधर भी आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा, देखो पॉजिटिव से अवे डायरेक्टेड, अवे डायरेक्टेड, अवे डायरेक्टेड, अवे 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 अवे। भैया ये चारों तरफ है 3D में, यानी जैसे 3D में चारों तरफ और स्फेरिकल है, तो हम भी अपना गॉसियन सरफेस यहाँ कैसा माने, 3D स्फेरिकल इन शेप मान ले। चलिए मान करके बनाते हैं। ठीक है, बन गया स्फेरिकल। ठीक है, बन गया। अब क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। दो काम, एक बाय कॉन्सेप्ट 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 और दूसरा है यूजिंग गॉस लॉ यूजिंग गॉस लॉ। बस दो काम करेंगे और खटाक से आंसर निकालेंगे। देखो जैसे ही हमने माना है स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, क्या करें, तो छोटा सा कोई एरिया मैग्नीट्यूड ले लो, ds ds ds, तो इसका एरिया वेक्टर हमें पता है कि हो जाएगा बाहर रेडियली। भाई ये जो चार्ज यहाँ पर दिख रहा है, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर किधर होगा, अवे डायरेक्टेड, वो भी रेडियली आउटवर्ड ही। तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन किधर हो गया, इधर। चाहे बच्चों हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, चाहे हम यहाँ से यहाँ पर निकालें, चाहे हम यहाँ से यहाँ निकालें, मैग्नीट्यूड क्या होने वाला, कांस्टेंट, क्योंकि सेम डिस्टेंस है सेंटर से, यानी हम कह सकते हैं कि ये कांस्टेंट हो गया। दोनों के बीच में थीटा क्या है, ई और ds के बीच में 0 डिग्री। देखो क्या वही 6 लाइन हम लिखने जा रहे हैं क्या, क्योंकि जो भी हम स्फेरिकल गॉसियन सरफेस मानते हैं ना, तो उसका डिस्टेंस स्मॉल आर ही होता है। 6 लाइन लिखने के बाद आंसर वही आना है, e × 4πr²। तो तेज बनने के लिए खटाक से एक लाइन में लिख सकते हैं लिख सकते हैं कि नहीं। तो देखो बाई कॉन्सेप्ट, चलो धीरे धीरे आगे चल करके लिखेंगे। क्या करें, पहले छोटा सा फ्लक्स निकालो E डॉट ds ds ds, है ना। देखो ना याद हो जाएगा आप लोग को सब। तो E ds कितना हो गया, cos 0 डिग्री, E ds cos 0, cos 0 1 होता है, तो E × ds 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 हो गया, दिस इज d phi। टोटल फ्लक्स ओवर द गॉसियन सरफेस। बच्चों फ्लक्स जो हम लोग निकालते कहाँ पर निकाल रहे हैं, जिस पर चार्ज है उस पर नहीं निकालते हैं। जो गॉसियन सरफेस हम बनाते हैं ना, वहाँ पर हम लोग फ्लक्स निकालते हैं। क्यों, क्योंकि चार्ज जहाँ पर, वहाँ से फील्ड लाइंस निकल करके टकरा कहाँ रहा है, मेरे गॉसियन सरफेस पे, जिसको हम माने टकरा रहा है टकरा रहा है टकरा रहा है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं ऑलवेज ऑन द गॉसियन सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऑलवेज कैलकुलेट करते हैं ऑन द गॉसियन सरफेस, जो हम मानते हैं। ये लाइन आप कॉपी में लिख लीजिए कि इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हम कैलकुलेट करते हैं ऑन द गॉसियन सरफेस, जो हम मानते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो ds 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 है, ds 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 लेकर के जो टोटल s4πr² आता है, वो कौन सा सरफेस है, गॉसियन सरफेस है, जो हम मानते हैं। ये भी तो एक सरफेस है जिसका कि सरफेस एरिया 4πR² होगा। ये नहीं होता है ds। ds क्या होता है, गॉसियन सरफेस। बोलोगे सर इतना फोकस करके काहे बता रहे हो, जब हम लोग को पता ही है। तो इसलिए बता रहा हूँ ना, क्योंकि जेईई मेंस देख लो, नीट देख लो, या स्कूल के एग्जाम कहीं भी बच्चों सवाल जो है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा जाता है। ये चीज़ उस समय इतना गलती होता है ना इतने सारे स्टूडेंट से, ये चीज़ समझ में आ रहा है कि यार ds 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 किसका इंटीग्रेट कर दें। कोई अगर बच्चे लिख दे ds ds अरे 4πr², वो भी ऑप्शन में रहता है। कोई 4π छोटका r² लिख दे, वो भी ऑप्शन में रहता है। तो माइनर मिस्टेक होता है, ठीक। तो इसलिए वो चीज़ दिमाग में रखिएगा। चलो तो इंटीग्रेट करें, इधर भी इंटीग्रेट, क्लोज्ड इधर भी इंटीग्रेट। ये हो गया टोटल फ्लक्स, ये हो जाएगा, देखो बच्चों ई आ गया बाहर, इंटीग्रेशन किसका होने जा रहा है, बस ds ds ds। ई यह है किसका, गॉसियन सरफेस का, तो ये 4πr² हो गया। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया बाय कॉन्सेप्ट। अब बोलेंगे बाय गॉस लॉ, तो डायरेक्ट लिखते यूजिंग गॉस लॉ, यूजिंग गॉस लॉ। तो गॉस लॉ जैसे यूज करेंगे तो टोटल फ्लक्स क्या होता है, कितना चार्ज अंदर बंद है। तो भाई देख लो गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल कितना चार्ज बंद है बच्चों, ये वाला पूरा गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल जो चार्ज बंद है क्या है, Q। तो बोल देंगे ये फ्लक्स हो जाएगा कितना,
Q बटे एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सिंस बोथ आर फ्लक्स फ्रॉम 1 and 2 हो क्या जाएगा, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा Q बटे एप्सिलॉन नॉट। हेंस देखो E इक्वल टू ये आया नीचे, तो Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सेटिंग करके लिखते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आइए आर स्क्वायर इधर चला गया नीचे, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिखेंगे, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कोई बाहरी पॉइंट पे, तो इसको ई आउट भी बोल सकते हैं, बाहरी पॉइंट पे कितना आंसर आने जा रहा है, के क्यू बटे आर स्क्वायर, जो सरफेस है उसके बाहरी पॉइंट पर के क्यू बटे आर स्क्वायर, के क्यू बटे आर स्क्वायर। यहाँ से एक चीज़ समझ में आता है कि भाई के क्यू कॉन्स्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने जा रहा है क्या चीज़ का, आर स्क्वायर का। यानी कि जितना, जैसे थ्रू आर डिस्टेंस पर आपने निकाला, भाई आर तो वेरिएबल, यहाँ निकालो चाहे यहाँ निकालो चाहे यहाँ निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी बाहर जैसे जाते जाएंगे घटते जाएगा। ठीक है, ये हो गया, ठीक ठाक है। अब कहाँ चले, सरफेस पर निकालिए सरफेस पर। अब तो ठीक ठाक है, अब मज़ा आने जा रहा है। फॉर आर इक्वल टू आर, यानी बोला जैसे आर इक्वल टू आर, तो हम बोले कि अच्छा आर इक्वल टू आर का मतलब पॉइंट पी मेरा कहाँ है, सरफेस पर है, तो दिस इज स्मॉल आर विच इज इक्वल टू कैपिटल आर। अब हो गया, तो मेरे लिए गॉसियन सरफेस ठीक है, छोटा आर से मानते थे, लेकिन सिंस सरफेस पर दे दिया तो वो आर हो गया कैपिटल आर के ही बराबर। यानी क्या दिमाग में बैठा बच्चों, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर जो लिखते हैं, तो छोटका आर मेरे लिए बन गया बड़का आर, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, इक्वेशन 1 वाला। इक्वेशन 2 पता है कि कितना चार्ज अंदर बंद होगा, लिखो। तो जहां बोला भाई हमें पता है कि वहां से क्या मान लेते हैं, एक गॉसियन सरफेस मान लिए, ठीक है, क्या मान लिए, गॉसियन सरफेस। इस पर टोटल चार्ज था कितना, Q। अब सरफेस पर ही है और वहीं पर हमने क्या माना है, एक गॉसियन सरफेस, तो भाई एकदम सरफेस पर ही है बच्चों, वहीं पर जस्ट माने हैं आउटर सरफेस पर। तो टोटल चार्ज जो इनक्लोज करेगा वो कितना इनक्लोज करेगा, Q। अंदर बंद हो गया, यानी सरफेस के ठीक अंदर है, उसके जस्ट हम लोग बाहर ऐसे माने सरफेस पर गॉसियन सरफेस, तो टोटल इनक्लोज्ड चार्ज कितना हो जाएगा, पूरा Q उसके अंदर समा गया है, ठीक है। चलो तो क्या करें, फिर छोटा सरफेस ले, धीरे धीरे इतना याद हो जाएगा, लगेगा कि यार हर बार एक ही काम करना होता है सर, क्या बिल्कुल एक ही काम करना होता है। इसके कारण जहां गॉसियन सरफेस लिए तो ds हो जाएगा किधर, आगे की ओर। अब पता है कि प्लस 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 यहाँ है और वहीं सरफेस पर निकाले, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, अवे डायरेक्टेड, तो लो भाई अवे डायरेक्टेड हो गया। अब सेम डिस्टेंस पर निकाल रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा मैग्नीट्यूड हो जाएगा, कांस्टेंट। हेंस थीटा इक्वल टू बच्चों दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। अब देखो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है, सेम काम करना है, तो बाय कॉन्सेप्ट अगर हम लिखें, तो अब मैं देखो लिखने जा रहा हूँ E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू हो क्या जाएगा, इधर Q एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये है बच्चों बाय कॉन्सेप्ट और ये है क्या, बाय गॉस लॉ। चलेगा बच्चों, अब लिख सकता हूँ ना मैं, है ना, जब भी जरूरत पड़ेगा। हियर स्मॉल आर जो करते थे वो कैपिटल आर है क्योंकि सरफेस पर चले गए, तो बस मेरे लिए ये हो जाएगा E इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और इधर Q इनक्लोज्ड है कितना, टोटल सरफेस के अंदर चार्ज कितना बंद है, Q, तो Q बटे एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन 1 था, इक्वेशन 2 था, दोनों को इक्वेट कर दो तो डायरेक्ट लिखने का रास्ता हो गया हमारे पास, है ना। अब अलग उतना लिखने की जरूरत नहीं है, तो E बराबर आ जाएगा, देखो 4 पाई सेटिंग करिए इधर, तो Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर आ जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर। देखिए जरा 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, K, ऊपर है Q, नीचे है आर स्क्वायर, तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ पर निकला है ये निकला है सरफेस पर, ठीक है, कहाँ निकला है, सरफेस पर, लिख लीजिए इसको, E कहाँ निकला है, सरफेस पर, के क्यू बटे आर स्क्वायर। अब देखना के कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, कैपिटल आर, तो भाई जो भी स्फीयर है जिस पर चार्ज है वो आर तो कांस्टेंट है, यानी सब कांस्टेंट है, तो ये पता चला जो भी ये है ना, ये कोई वेरिएबल नहीं है, क्या आ गया, पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, ठीक है। अब किधर निकालेंगे बच्चों, अंदर, किधर निकालेंगे, अंदर। बहुत आसान लगना चाहिए, कसम से बता रहा हूँ, जहाँ बोले निकालने के लिए वहाँ पर एक गॉसियन सरफेस मान लो, स्फीयर है तो भैया स्फीयर ही मानेंगे। चार्जेस कहाँ पर है, चार्जेस है यहाँ पर प्लस Q भरा हुआ, प्लस प्लस प्लस, हमको R से कम दूरी पर निकालना है, अंदर किसी पॉइंट पर, तो लेट यहाँ गए स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P मान लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है,
जिस जगह पे निकाला जाए वहाँ पर एक गॉसियन सरफेस बनाओ। तो एक गॉसियन सरफेस हमने बना लिया। क्या है भाई ये? स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। ठीक है, फिर क्या करना है? जो गॉसियन सरफेस हम बनाते हैं तो सोचो जरा इसके अंदर चार्ज कितना बंद है बच्चों। भैया चार्ज कहाँ है? चार्ज तो है बाहर। हम अंदर देख रहे हैं और देख रहे हैं कितना चार्ज बंद है, अंदर तो कुछ चार्ज ही नहीं बंद है। तो यानी कि समझ में रहा है भाई, अंदर चार्ज इसके जो है क्यू एनक्लोज्ड क्या है? 0। चार्ज तो आउटर सरफेस पे है। ठीक है, करना क्या रहता है? जो भी गॉसियन सरफेस मानते हैं वहाँ पर छोटा सा सरफेस एरिया लो, ds वेक्टर रेडियली आउटवर्ड हो गया। लेट अंदर कुछ चार्ज है, समझना जरा, लेट अंदर कुछ चार्ज है मान लो, अभी हमको नहीं पता है। उस चार्ज की वजह से अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर होगा? रेडियली आउटवर्ड। और बच्चों देखो r डिस्टेंस पर ही बोल रहे, r डिस्टेंस पर ही बोले, r डिस्टेंस पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमें अभी नहीं पता है, लेट है तो भाई ठीक है, जो भी होगा रेडियली आउटवर्ड, यानी थीटा गारंटीड आने वाला कितना डिग्री? 0 डिग्री। ठीक, देखते हैं क्या लिखे। तो लिखे फ्लक्स, फ्लक्स देखो अब तेज बनाता हूँ आपको, फाई, ये फाई है बाई कॉन्सेप्ट, तो ये आ जाता है E इंटू 4πr², 6 लाइन के बाद। तो ये तो मेरे स्मॉल r ही है। ये कितना होता है? Q एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। Q एनक्लोज्ड है कितना भाई? इसके अंदर तो कोई एनक्लोज ही नहीं है, 0/एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या आंसर आ जाएगा? 0। ये E इंटू 4πr², ये तो होगा ही होगा, E इंटू 4πr², ये तो होगा ही होगा। ये बच्चों पूरा इधर चल गया तो फाइनल आंसर क्या आने जा रहा है? 0। यानी कि कोई भी अगर कंडक्टर है, हॉलो कंडक्टर, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 0। और ये बहुत खतरनाक है, बहुत बार सवाल जो है बच्चों हर जगह पे पूछा गया है, बोर्ड्स बोलो, नीट बोलो, जेई बोलो, जहां बोल दो कि भाई इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्या है? 0। इसका यूज करके जो है ना हम प्रूफ करेंगे अगला क्लास में। तो समझ में आ गया कि अंदर सरफेस पर और बाहर में क्या क्या रिजल्ट आया। देखिए जरा, रिजल्ट के रूप में ये फॉर्मूला चार्ट की तरह काम करेगा आपके लिए, है ना, अलग कॉपी में इसको लिखना जो भी। r ग्रेटर देन r KQ/r², तो ये रिजल्ट था क्या? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। ठीक है, सरफेस पर KQ/r², तो ये भैया क्या था? कांस्टेंट था। क्या आया था? ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, और ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है 0। कैसे बनाओगे ग्राफ? तो स्फीयर देखो ऐसे है, स्फीयर ऐसे, दिस इज r इक्वल टू 0, और यहाँ से चलते हैं दिस इज सरफेस r इक्वल टू r। ये क्या है? r इक्वल टू r सरफेस, और ये है बाहर r ग्रेटर देन r। देखते r लेस देन r, यानी कि स्मॉल r जो है बच्चों लेट कहीं पर यहाँ पर r इक्वल टू r है। जब तक सरफेस है, सरफेस के अंदर पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड y एक्सिस में है, 0 कहाँ होगा? यहीं होगा। यानी ये हो गया मेरा पूरा, क्या बतला रहा है ये? E इक्वल टू क्या हो गया? 0। कब तक? सरफेस तक। लेकिन जैसे ही हम सरफेस पर पहुंचते हैं, खटाक से कुछ ना कुछ वैल्यू है KQ/r², यू विल गेट सम वैल्यू, मान लो कि 20 या 30 कुछ भी, यानी सडनली 0,0,0,0 अचानक 20 रुपया हो गया। तो अचानक 20 रुपया हो गया यानी कुछ वैल्यू आया। तो कुछ वैल्यू आया तो हम लोग लिखेंगे, देखो डॉटेड डॉटेड करके यहाँ लिख कि कुछ वैल्यू आया है। कितना आया इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू? KQ डिवाइडेड बाय क्या है? r² हो गया। अच्छा, उसके आगे जाते हैं तो जैसे ही आगे जाते हैं ग्रेटर, E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। जैसे ही इन्वर्सली है तो हमें पता है कि इस तरह का नेचर का ग्राफ बनता है, इस तरह का, यानी कि नेचर का ग्राफ कैसा होगा? ऐसा होगा। तो बच्चों समझ में हमें आ गया कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² है। अब आप लोग बताओ, ठीक है, कि ये जो ग्राफ है वो कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है? कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है कि कहीं भी ब्रेकिंग पॉइंट नहीं होना चाहिए, ऐसे 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 चलते रहे तो भैया ये कंटिन्यूस है, कहीं जाए कहीं ब्रेक हो जाए तो ये क्या हो जाता है? डिसकंटिन्यूस। इस पर IIT में सवाल फ्रेम होता है कि हॉलो कंडक्टर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेचर होता है कैसा होता है? कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस? तो ये कैसा ग्राफ है? इट इज ए डिसकंटिन्यूस है ना, क्योंकि ब्रेकिंग है। देखो जरा यहाँ पर तक क्या बोलेंगे? डिसकंटिन्यूस। इट इज ए डिसकंटिन्यूस ग्राफ। यानी कि बच्चों बोलेगा ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, तो बोलेंगे डिसकंटिन्यूस होता है। याद रखिएगा, इसको अच्छे से याद रखिएगा भैया, कहीं भी IIT नीट जहां बोल दो वहां पर उठा करके सवाल आ जाता है। ठीक है, फॉर्मूला भी ठीक ठाक है, KQ/r², KQ/r², KQ/r²। चलिए अब ठीक ठाक है। अब क्या पढ़ते हैं?
सॉलिड स्फीयर हमारे पास है, सॉलिड आयरन बॉल। जैसे सॉलिड स्फीयर बोलो, कंडक्टर वर्ड नहीं लगा हुआ है ना, कंडक्टर बोलेंगे तो बाहर चला जाएगा चार्ज। सॉलिड स्फीयर है यानी कि अंदर रहेगा, तो इसका दूसरा नाम होता है नॉन कंडक्टिंग है भैया, पूरा अंदर चार्ज भरा हुआ रहेगा। टेक हमारे पास क्या है भाई, सॉलिड स्फीयर है, या नॉन मतलब सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो जो इसको चार्ज दोगे ये अंदर समा गया है, अंदर समा गया है। बच्चों सोचो जरा सा, जब पूरे वॉल्यूम में ये चार्ज भरा पड़ा है तो ये कैसा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, सोचो जरा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और कैसा डिस्ट्रीब्यूशन भैया, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। देखिएगा जरा क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। जब भी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो हम जानते हैं, चाहे लाइन चार्ज हो, चाहे कोई एरिया हो या कोई वॉल्यूम हो, याद आ रहा है बात, मैं लिख देता हूँ पहले। लाइन पर जब भी चार्ज होता है कंटिन्यूअस है तो भैया यहाँ पर दिया हुआ रहता है क्या, लैम्डा। जब एरिया हो तो यहाँ दिया रहता है सिग्मा, और जब पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो यहाँ दिया हुआ रहता है रो। व्हाट इज दिस, ये बतलाता है कि भाई पूरा दुनिया में ना 10 लाख करोड़ कलम है, उससे कोई मतलब नहीं है भैया। एक कलम का दाम कितना है वो बता दो ना, 10 करोड़ का कौन कैलकुलेट करेगा, पहले एक कलम का बता दो 5 रुपया है, ठीक है, 10 करोड़ गुना कर देंगे इंटू 5 से। तो जब कंटिन्यूअस नहीं होता है तो हमें एक कलम का दाम दिया हुआ रहता है, दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो यहीं से हमने सीखा था कि भाई चार्ज को लिखने के 3 रास्ते, लैम्डा है तो लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो टोटल, सिग्मा है तो ए से पूरे गुना कर दो तो टोटल चार्ज पता चल जाएगा इस पर कितना है, और अगर टोटल वॉल्यूम है तो भैया रो इंटू टोटल वॉल्यूम कर दो तो टोटल चार्ज आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और यहीं से अगर तनी को चार्ज हमें जरूरत पड़ता, छोटा सा डी क्यू, तो क्या कर दे, इसके 3 रास्ते, लैम्डा लिखना है तो तनी को लेंथ लिखो, सिग्मा लिखना है तो तनी को एरिया लिखो, रो लिखना है तो तनी को वॉल्यूम लिखो। यानी पता है छोटा निकालना है तो क्या क्या लेना है, छोटा छोटा छोटा, और बड़ा है तो बड़ा 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 बड़ा, ठीक। लिख लीजिए सब कुछ लिख लो भाई। तो टोटल में भरा पड़ा है, तो टोटल में भरा पड़ा है तो रो दे के रख दिया है, ठीक है। तो या तो रो या और मान लो कि है टोटल, मान लो बच्चों प्लस क्यू, और लेट क्यू इज गिवन, और लेट क्यू इज गिवन, यानी कि लेट जो है टोटल कितना चार्ज है वॉल्यूम में, लेट इट बी क्यू, या एक कलम का दाम दे के रखा है, यानी कि 1 यूनिट वॉल्यूम में है रो, तो टोटल वॉल्यूम है स्फीयर का कितना, तो उस पर टोटल चार्ज होगा कितना, ठीक। तो हम आंसर क्या करेंगे, इसमें भी निकालेंगे और इसमें भी निकालेंगे। सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड कौन होगा, इसमें, क्योंकि एक कलम का दाम का ना दुनिया में बहुत सिग्निफिकेंस होता है, फिजिक्स एक कलम से ही चलता है, इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस है, ठीक है। चलिए निकालते हैं। कहाँ कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों, बाहर, सरफेस पर और अंदर। चलिए आते हैं, देखो मैंने कलर थोड़ा ऐसे लगा दिया है ताकि पता चले ये सॉलिड स्फीयर, इसमें पूरा चार्ज भरा पड़ा है, ठीक। निकालना है R ग्रेटर देन R, ठीक है भाई, पूरा प्लस 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 क्या है, इस पर चार्ज है, कितना है, कितना है, लेट इट बी, एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड, लेट इट बी, अगर चार्ज के टर्म्स में निकालते हैं मान लो, तो लेट इट बी, इस पर टोटल चार्ज है कितना, लेट इट बी क्यू, हमको निकालना है तो क्या करें, लेट यहाँ से R डिस्टेंस पर जाओ, एक पॉइंट P लो, तो टोटल चार्ज यहाँ पर है, जिस पॉइंट पर निकालना होगा, फिर से देखो ये स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, तो उस दूरी पर गया, चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होगा, तो हम कैसा मानेंगे बच्चों, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, क्योंकि भाई चारों तरफ R डिस्टेंस पर जाओगे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा, ठीक है। तो हम देखो करते हैं यहाँ से एक, क्या मान ली, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, काम वही करना है, बस ऐसा ही है ये, आप लोग को मेरे ख्याल से याद भी हो गया होगा। अरे यार फर्स्ट टाइम पढ़ते ना तो गजब लगता है ना, पता नहीं आप लोग उस तरह से आसान फील कर रहे होगे कि नहीं, भगवान जाने, आप लोग बताना तब मेरे को पता चलेगा ना, क्योंकि यहाँ सामने तो बैठे हुए हो नहीं। सामने बैठे रहते तो पूछते याद होगा, खड़ा करके पूछ लेते, आप कमेंट करोगे तो बताओगे सर मेरे को सच में उस तरह से याद हो गया, फाई फाई खाट खाट, तो ना तो लगेगा कि चलो यार पहुंच रहा है बात ना, नहीं तो अपने में खुश हो रहे हैं कि समझ में आ रहा होगा, पता नहीं आ रहा है कि नहीं, भगवान जाने। चलिए कोई नहीं, तो हम क्या करें, यहाँ पर निकालें, क्या करेंगे, तो बोलेंगे लेट, इसके कारण, इसके कारण छोड़ दो, पहले छोटा सा सरफेस माने, ठीक है। तो ds मानेंगे तो ds सरफेस वेक्टर, एरिया वेक्टर किधर हो गया, बाहर,
इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर किधर होगा, रेडियली आउटवर्ड अवे डायरेक्टेड। दुनिया गोल है भैया, वही काम करना है। अनिल कुमार नाम है तो 50 लाख बार लिखो बचपन से। दोनों के बीच एंगल कितना है, 0 डिग्री। ठीक है, तो ds टोटल इंटीग्रेट करेंगे। गॉसियन सरफेस का रेडियस छोटा r है, समझ में आ रहा है। आफ्टर 6 लाइन यू विल गेट। तो मैं बच्चों ऐसे करूँ क्या, ऐसे करूँ, देखो 5 ठीक ठाक है। 1 2 इधर क्या लिखते हैं, इधर लिखते हैं e इंटू 4 पाई क्या है, स्मॉल r स्क्वायर। एकदम समझ में आ रहा होगा। आफ्टर 6 लाइन, उस 6 लाइन को ना एक नया पेज में लिख करके कॉपी पेस्ट करते चले जाओ। इधर क्या होता है, कितना एनक्लोज्ड चार्ज है उस गॉसियन सरफेस से बटे एप्सिलॉन नॉट। तो इसके अंदर पूरा जो है कितना चार्ज अंदर बंद है भाई, q। तो q है, ठीक है। तो ये आ जाएगा e इंटू 4 पाई r स्क्वायर डिवाइड क्या आ जाएगा, q बटे एप्सिलॉन नॉट। सेटिंग कर लीजिए, आंसर रिमेन सेम। देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे, तो ये हो जाएगा q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और नीचे क्या आ जाएगा r स्क्वायर। अगर और अच्छा से सेटिंग करें तो के क्यू, देखो के क्यू अब बटे क्या हो जाएगा, r स्क्वायर। चार्ज के रूप में बच्चों देखो, बोलोगे सर रो में आप बोल रहे थे कि एक कलम का वैल्यू होता है, बिल्कुल क्यू में निकाल दे रहे हैं, क्योंकि ना ये क्यू में थोड़ा सा जल्दी दिमाग के अंदर बैठता है। कहाँ पर रो में निकालूंगा वो मैं आप लोग को बताऊंगा। पहले क्यू में हैबिट डाल लीजिए, के क्यू बटे आर स्क्वायर, के क्यू बटे आर स्क्वायर, जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं ना उसी के रूप में है, तो थोड़ा सा फेमिलियर हो जाता है। जब रो के टर्म्स में लिखना होगा तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, मैं बताऊंगा, अभी जरूरत पड़ेगा। लिख लीजिए पहले इतना दूर, यानी कि के क्यू बटे आर स्क्वायर। पहला केस हो गया। अच्छा, जो आर अब यहाँ ले, अब हम सरफेस पर लेंगे तो क्या करेंगे, तो भैया जो छोटा आर लिए हैं जस्ट वी विल रिप्लेस छोटा आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर, तो यही आंसर आ जाएगा। यानी ये हो गया आउटसाइड कितना है, ठीक है। तो बच्चों देखो करते क्या है, अब धीरे धीरे ना कुछ स्टेप्स हम कम करेंगे। अब हमको निकाला, लेट यहाँ से गए और एक पॉइंट पी मानेंगे कहाँ पर, सरफेस पर ही। तो जैसे ही हम सरफेस पर ही मानेंगे तो वहाँ पर अगर हम लोग एक गॉसियन सरफेस अगर माने तो किधर होगा, ऐसे। तो इस पर जितने भी चार्जेस हैं, जितने भी, देखो पूरा अंदर भरा पड़ा है, देखना जरा, पूरा अंदर भरा पड़ा है। कितने चार्ज, प्लस क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज अंदर भरा है। हम जब सरफेस पर लेंगे तो मेरे लिए हम कह सकते हैं कि स्मॉल आर जो हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर। और ये जो ब्लैक वाला वो क्या है भाई, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, ठीक ठाक है। तो क्या करें, देखो एकदम सिंपल, तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, पहले उससे पहले लिख लो 5 क्या लिख लो 5 E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू एनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। हियर जो स्मॉल r है वो है कैपिटल R, यानी कि ये जो है E आई इंटू हो जाएगा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। कितना अंदर चार्ज बंद होगा, सिंस सरफेस पर है तो टोटल चार्ज है कितना भैया, Q। तो टोटल चार्ज यहाँ पर कितना हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। बच्चों सेटिंग करके लिखो, देखो क्या आने जा रहा है, 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर आ गया, R स्क्वायर इधर आ गया, ऊपर क्या हो जाएगा Q, क्या हो जाएगा ऊपर Q। यानी कि अगर लिखे तो ये आ जाएगा K 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो डायरेक्ट हम आंसर भी लिख सकते थे, छोटा r को रिप्लेस करते कैपिटल R से, चले जाते हैं सरफेस पर, ठीक। तो ये जो हो गया बच्चों, ये देखो कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट, ये जो भी वैल्यू आया है वो कैसा आया, कांस्टेंट। कैसा आया, कांस्टेंट है सरफेस पर, ठीक। अच्छा, अगर इधर जाए जो ये आया था तो हम कह सकते हैं रिजल्ट के रूप में कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। R के साथ देखो चेंज होते जाएगा, जितना दूर पर मानते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कम होते जाएगा, कम होते जाएगा। तो नेचर ऑफ ग्राफ बनाने में ये हेल्प करता है। ग्रेटर देन के लिए हो गया, सरफेस पर आ गए, अब कहाँ जाएंगे, अंदर, ठीक है। कहाँ जाएंगे, अंदर। आ जाओ आ जाओ, हाँ बोलो सर बड़ा बना दिया है ताकि अंदर विजुअलाइज हो सके बच्चों, ठीक है। देखो टोटल जो चार्ज है ना, टोटल जो चार्ज है वो क्या है, पूरे सरफेस पर जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, और टोटल है कितना, प्लस क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज, सरफेस नहीं सॉरी, पूरे वॉल्यूम के अंदर टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे वॉल्यूम में। निकालना कहाँ है, R लेस देन R पे। तो हम क्या करें, लेट यहाँ से जाते हैं, एक यहाँ पर मानते हैं पॉइंट P। जैसा ही पॉइंट P हम माने, ये है मेरे लिए स्मॉल r, यहाँ से क्या करेंगे, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस मानेंगे। मान लिए, थोड़ा गोला लग नहीं रहा है, मान लीजिए कि लग गया है ठीक है।
अब क्या करना है, अब देखो बच्चों क्या है भैया, टोटल जो है इतना वॉल्यूम में चार्ज है मेरा प्लस क्यू। अब जो गॉसियन सरफेस लिए हैं, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, उसके अंदर जो वॉल्यूम है वो थोड़ा सा कम है, तो भैया उसके अंदर जो चार्ज भी होगा ना थोड़ा सा कम ही होगा। कितना है हमें नहीं पता, लेट इट बी क्यू डैश। तो वॉल्यूम इसका मान लेते हैं लेट इट बी वी डैश। चार्ज जो इस पर है लेट इट बी क्या है, क्यू डैश। तो देखो कैसे, बोलो सर क्या कर रहे हो, हमें जरूरत क्या पड़ता है बच्चों, भाई जितना चार्ज इसके अंदर बंद है, जितना चार्ज इसके अंदर बंद है, इसके वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, अवे डायरेक्टेड होगा। तो चलो लिखते, देखो जरा क्या करें, लेट जो भी प्लस 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 चार्ज यहाँ पर है, प्लस 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 चार्ज है यहाँ पर, छोटा सा सरफेस एरिया यहाँ ले लेते हैं, इसके कारण इलेक्ट्रिक, सबसे पहले एरिया वेक्टर बच्चों, सबसे पहले ds जो सरफेस लिए एरिया वेक्टर किधर होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन। ये जो प्लस 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 चार्ज है इसके वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, आउटवर्ड डायरेक्टेड होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के कारण अवे डायरेक्टेड होता है। देखिए सिखाए थे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड हम कहाँ निकालते हैं, जिस पर चार्ज है उस पर कभी भी नहीं निकालते हैं। चार्ज तो भैया इस सरफेस पर, वहाँ नहीं निकालते, कहाँ, गॉसियन सरफेस पर, ठीक है। ds कहाँ लेते हैं, गॉसियन सरफेस पर, वो लिखल रहेगा लाइन में, बहुत हेल्प करेगा बच्चों, ठीक है। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो ds देख रहे, छोटा r ही आया हुआ है, तो हम लोग बोले सबसे पहले इक्वेशन 1 डायरेक्ट इसमें लिखूंगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। पहले बाय कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्या है, तो बोले कि ये जो है E डॉट क्या होता है, ds टोटल जो फ्लक्स है हमारा, ठीक है। E डॉट ds लिखते हैं, देखो E ds कॉस ऑफ क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, दोनों के बीच में एंगल 0, तो E ds। E तो जो है कांस्टेंट होगा बच्चों इंटीग्रेशन के बाहर, तो भैया इंटीग्रेशन होने किसका जा रहा है, सिर्फ ds कॉस 0 तो 1 हो गया, तो E इंटू ds ये सरफेस रेडियस r है, कितना हो जाएगा 4 पाई छोटा r स्क्वायर, तो 4 पाई छोटा r स्क्वायर। दिस इज फ्लक्स, इक्वेशन नंबर 1, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सवाल है सेकेंड वाला में, बाय गॉस लॉ, क्योंकि गॉस लॉ का यूज़ करके बनाना है, तो बाय गॉस लॉ देखते हैं जरा, ठीक है। तो ये होता है टोटल फ्लक्स कितना इनक्लोज्ड चार्ज है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। भाई यहाँ पर जो इनक्लोज्ड चार्ज है उसका नाम हमने दिया है लेट इट बी क्यू डैश, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, यानी कि हमको क्यू डैश चाहिए कि कितना होगा। कैसे निकालेंगे, हमको चार्ज चाहिए, फिजिक्स का बेसिक चीज़ जो यूनिट डायमेंशन सीखते आ रहे हैं, जो चाहिए उसको हम लोग राइट साइड लिखते हैं, जो चाहिए चार्ज चाहिए, और है क्या मेरे पास दिया हुआ, वॉल्यूम, यानी कि कलम और रुपया, चाहिए रुपया तो रुपया को राइट साइड लिखो, कलम चाहिए तो कलम को राइट साइड, चाहिए हमको चार्ज तो हम चार्ज को राइट साइड लिखेंगे, ठीक। लिखते हैं तो क्या लिखे बच्चों, देखो यहाँ इधर लिख देते हैं वॉल्यूम और इधर लिख देते हैं चार्ज। टोटल वॉल्यूम कितना है, तो टोटल रेडियस है कैपिटल R, तो भाई वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब, तो टोटल वॉल्यूम इतना है, उस पर टोटल चार्ज कितना है, 5 कलम का दाम 20 रुपया। भैया 1 कलम का क्या, तो बोलेंगे 1 यूनिट वॉल्यूम का हो जाएगा कितना, Q डिवाइडेड बाई ये पूरा 4/3 पाई r क्यूब। गौर करके देखो बच्चों, यही क्या है, रो, टोटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम क्या कहलाता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी कि रो में भी निकाल सकते हैं आंसर और हम क्यू में भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्या करें भाई, बस क्यू में निकाल रहे हैं, क्या चीज़ में निकाल रहे हैं, क्यू में। तो यहाँ से एक चीज़ पता चला कि रो का जब जरूरत पड़ेगा तो हम लोग लिख सकते हैं टोटल चार्ज बटे टोटल वॉल्यूम, ठीक ठाक है। जब भी रो का जरूरत पड़े लिखने के लिए तो हम ये लिख देंगे। तो एक में हमको पता चल गया कितना है, हमें निकालना कितना में है, तो एनक्लोज्ड चार्ज तो सिर्फ इतना में है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, रेडियस से छोटा r, यानी मेरे लिए वॉल्यूम कितना आ रहा है, वॉल्यूम कितना आ रहा है 4/3 पाई r क्यू। छोटा वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, तो भैया छोटा चार्ज होगा, दैट इज क्यू डैश। तो निकाल लेते हैं यहाँ पर q डिवाइडेड बाई 4/3 पाई r क्यू इंटू कर लीजिए क्या 4/3 मल्टीप्लाई करिए पाई स्मॉल r क्यू। कलम कलम रुपया रुपया, वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम, चार्ज चार्ज चार्ज, तो ये जो भी आएगा ना वो क्या आने वाला, चार्ज ही आएगा, कम वॉल्यूम कम चार्ज, ठीक है। चलिए 4/3 पाई, तो क्यू डैश देखो क्या आ रहा है, कट छट करके क्यू बटे आर क्यू, और उधर क्या है स्मॉल आर क्यू, तो ये आ गया है मेरा क्या क्यू डैश जो होगा। इसको उठा के बच्चों यहाँ रख देते हैं, बस आंसर हो गया, ठीक है। तो क्यू
देखो क्या आ रहा है, फ्लक्स क्यू आर क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर क्यू हो गया क्यू डैश का वैल्यू, ये है एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। कितना मस्त है, ये भी फाई ये भी फाई, दोनों को इक्वेट कर दो तो 1 and 2 कर दो इक्वेट, तो ये हो जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर क्यू डिवाइडेड बाई आर क्यू एप्सिलॉन नॉट। ठीक, चलिए क्या कुछ उड़ रहा है, क्या कुछ उड़ रहा है, क्या उड़ रहा है, आर स्क्वायर उड़ गया तो यहाँ पर बचेगा कितना, एक आर बचेगा। तो ई इक्वल टू सेटिंग करते हैं 4 पाई नीचे, तो 4 पाई नीचे आ गया तो 4 पाई हो गया, एक एप्सिलॉन नॉट हो गया। ठीक, आर क्यू नीचे है तो ठीक है, रहने दो भाई। ऊपर क्या बचा है, एक आर बचा है, तो क्यू आर, यहाँ क्यू, यहाँ पर क्यू और ये है आर, ये बचा। ठीक, जो बचा है सो बचा है। तो ई इक्वल टू आंसर कैसे लिख सकते हैं हम लोग, सेटिंग करके 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या बोल देंगे, के, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रिप्लेस हो गया के से, के क्यू आर डिवाइडेड बाई क्या है, आर क्यू, ये हो गया के क्यू आर बटे आर क्यू। बच्चों देखो जरा, थोड़ा सा दिमाग में ना आदत डाल लो, थोड़ा सा ये करने की। देखो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, नहीं देखने से लग रहा है। एक अगर आर काट दे बाई चांस, रेडियस लेंथ अगर कट गया तो यहाँ आर स्क्वायर बचेगा, यानी है ये के क्यू बटे आर स्क्वायर ही लिखा हुआ है। बस छोटका आर जो है ना, अंदर में क्या था, कुछ चार्ज था इनक्लोज्ड, इसी के वजह से भैया वो आ चुका है पिक्चर में थोड़ा सा कहीं कहीं। ठीक है, तो ये कांस्टेंट देखो, ये तीनों देखो पैरामीटर कांस्टेंट है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू छोटा आर आ रहा है, ये हो गया। अब इसी जो आंसर आया है इसको क्या हम रो के टर्म्स में लिख सकते हैं क्या, तो देखो कैसे रिप्लेस करके लिखेंगे वो देखना। जहाँ पर जो टोटल चार्ज आया हुआ है बच्चों, अभी हमने देखा भाई, क्या देखा कि जो रो है वो है क्यू बटे इतना, चार्ज डेंसिटी क्या, टोटल चार्ज बटे टोटल वॉल्यूम। तो जहाँ टोटल चार्ज है वहाँ हम क्या लिख सकते हैं, रो भी, तो रो इंटू वी 4/3 पाई क्या है, आर क्यू, यानी कि आंसर यू विल गेट इन टर्म्स ऑफ क्या हो जाएगा, रो। ठीक, जानते नहीं क्यू बराबर क्या होता है, रो भी टोटल चार्ज, तो भैया टोटल वॉल्यूम डाल दो, रो भी रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू। तो हम लोग इसको क्या बोले, इसी चीज को इन टर्म्स ऑफ क्या लिखते हैं, रो। तो देखो कैसे लिखेंगे, इक्वल टू के बटे आर क्यू आई इंटू स्मॉल आर, तो है देखो के आर बटे आर क्यू तो है, क्यू को रिप्लेस करना है, क्यू क्या है, रो आई इंटू वी है 4/3 पाई आर क्यू। बड़ी स्टैंडर्ड आंसर है ये। आंसर जो आएगा ना वो ग्रेविटेशन में भी हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड सब निकाल चुके हैं, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर का सब कुछ जो आंसर है भैया वैसा ही कुछ आंसर यहाँ पर आता है। आर क्यू चला गया, देखो क्या आ जाएगा, के को क्या बोलेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर इंटू रो 4/3 आई इंटू पाई, क्या आ जाएगा, कुछ उड़ेगा क्या, 4 पाई उड़ गया। हेंस फाइनल आंसर जो है बच्चों वो आ रहा है कितना, देखो रो आर बटे 3 एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, रो आर बटे 3 एप्सिलॉन नॉट। देखो रो एक कलम का जो दाम होता है भैया वो कांस्टेंट होता है, वो कभी वेरिएबल नहीं है, रो कांस्टेंट। यहाँ से ये पता चला कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, आर। यानी यहाँ पर दो रिजल्ट हमारे पास आया है बच्चों, क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे बोलेंगे इनसाइड में क्या होगा, मैं लिख देता हूँ के क्यू आर डिवाइडेड बाई आर क्यू या रो आर बटे 3 एप्सिलॉन नॉट। तो एक रिजल्ट के रूप में हमारे लिए ये हो जाएगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड उसके। ठीक, देखो जरा ग्राफ बनाते हैं एक रिजल्ट के रूप में। आर ग्रेटर देन आर के लिए के क्यू बटे आर स्क्वायर, तो भैया ये क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक ठाक है। ये क्या था, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट है सरफेस पर। और अगर अंदर चले जाए तो अभी हमने रिजल्ट देखा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। हमें बनाना है ग्राफ ई वर्सेस आर। बच्चों ई वर्सेस आर, यह वाई एक्सिस, यह एक्स एक्सिस। देखो जरा अंदर, जब सरफेस तक जहां तक रहते हैं ना, सरफेस तक, और उसके अंदर का क्या कहानी है देखना जरा। यह है R इक्वल टू आर, ठीक है, सरफेस के अंदर तक। जैसे सरफेस के अंदर तक जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। डायरेक्टली का प्रोपोर्शनल क्या होता है, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, यानी कि कांस्टेंट लगाए तो y इक्वल टू mx टाइप का, ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, यानी कि भाई ऐसे y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, यानी कि मान लो कि अगर कुछ ऐसा बना देना तो ऐसे हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, y इक्वल टू mx पासिंग थ्रू ओरिजिन, E वर्सेस R। ठीक ठाक है। सरफेस पर जब पहुंचते हैं तो कुछ कांस्टेंट वैल्यू होता है, सरफेस पर जब पहुंचते हैं तो कुछ कांस्टेंट वैल्यू होता है, वो कितना है भाई, तो ये है मेरा के क्यू बटे आर स्क्वायर। ठीक है, कांस्टेंट है। अच्छा उसके आगे जाते हैं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर।
आगे जाओ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो ऐसा ही नेचर होगा। तो ये हो गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, आर स्क्वायर। समझ में आ गया। तो ये देखो बच्चों मेरा ग्राफ हो गया। और ये कैसा ग्राफ है, यहाँ से गया, यहाँ भी कुछ वैल्यू है, उसके बाद ये भी है, यानी इट इज़ ए कंटिन्यूस ग्राफ। और यही जो है एग्जामिनेशन में आता है, कंटिन्यूस ग्राफ। जेईई मेंस में जो एग्ज़ाम हुआ था ना, ये भी सवाल आ गया इस बार, और जो वो वाला था हॉलो स्फीयर का बच्चों, वो भी सवाल आ गया है। तो ये दोनों जो है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। तो ये लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है बच्चों, और भी इस पर जो सवाल होगा बहुत अच्छे अच्छे हम लोग डीपीपी के अंदर देंगे, तो वहाँ ट्राई करिएगा, फिर वीडियो सॉल्यूशन हम उसका देखेंगे, ताकि और भी जो न्यूमेरिकली तेज बन सके। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।